1817 को कोटा ने संधि संपन्न की थी, है ना। तो इस तरीके से अपन देखें तो सबसे पहले संधि मैत्री संधि करने वाला भरतपुर, है ना। सहायक संधि करने वाला सबसे पहले करौली, और पूरक संधि करने वाला एकमात्र रियासत कौन सी थी? कोटा, है ना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बार बार डायरेक्टली जो क्वेश्चन आएंगे इतने सारे नहीं आएंगे, पर डायरेक्टली सबसे पहले सहायक संधि किसने की, मैत्री संधि किसने की, पूरक संधि किसने की, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, है ना। एक और थी झालावाड़। ये झालावाड़ शुरुआत में जैसे एक ही थी, ये 1838 में अलग एक रियासत बनाई गई थी कोटा से अलग कर क्योंकि लगातार कोटा के शासक और प्रशासक में बन नहीं रही थी, लगातार अंग्रेजों को परेशानी आ रही थी, वहां की शासन व्यवस्था में कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए 1838 में झालावाड़ को अलग ही कर दिया, झाला जालिम सिंह के वंशजों को अलग करके मदन सिंह को वहां का राजा बना दिया गया। इस तरीके से झालावाड़ नई रियासत के रूप में अस्तित्व में आई थी, कहां से? कोटा से अलग होकर, है ना। उसके बाद जो मुख्य रूप से जो अंतिम संधि करने वाला वो रियासत कौन सी थी? 18 सितंबर 1823 को शिव सिंह थे सिरोही के, जिन्होंने अंतिम रियासत के तौर पर माना जाता है। ये क्वेश्चन आता है ना कि अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि संपन्न की थी? उसे सिरोही की। अब आप कहोगे सर झालावाड़ क्यों नहीं? झालावाड़ ने तो 1838 को की थी, है ना। तो किसने 18 जो संधियों का फेज था वो 1823 तक माना गया था। झालावाड़ को एक तरीके से यह माना गया कि ये कोटा से ही अलग होकर बनी थी, ये नई अस्तित्व में आई थी, जबकि वास्तव में जो ऑथेंटिक बुक्स वगैरह में जो चीजें मानते हैं या एग्जाम में जो माना गया उस सिरोही को अंतिम रियासत माना गया है जिसने संधि संपन्न की थी। वो कब की? 1823 को की थी, 18 सितंबर को। किसने की? शिव सिंह ने। उसके बाद जोधपुर में मान सिंह ने की, 18 उदयपुर में भीम सिंह ने, बूंदी में विष्णु सिंह ने, बीकानेर में सूरत सिंह ने, किशनगढ़ में कल्याण सिंह ने, जयपुर में जगत सिंह ने, जैसलमेर में मूलराज सेकिंड, प्रतापगढ़ सामंत सिंह, डूंगरपुर जसवंत सिंह, बांसवाड़ा उम्मेद सिंह, है ना। अब एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के साथ संधि संपन्न करने वाला कौन था? जॉन वॉल्कन। जॉन वॉल्कन ने इनकी संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इन तीनों रियासतों की पर। जबकि अन्य पर किसने किए थे? अन्य रियासतों की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, वो किए थे चार्ल्स मैटकॉप ने। अन्य रियासतों के साथ संधि पर अपने हस्ताक्षर किए थे, है ना। ये अब मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा इस बात में समझ आ गया होगा। लास्ट क्लास जिसने ली थी मुझे लगता है कि उसको तो अच्छे से समझ आ रहा होगा, पर शायद जिसने नहीं ली तो थोड़ी सी परेशानी होगी। तो मैं उनसे एक ही यही कहूंगा कि जो वीडियो है उनको देख लेना, वो मुझे बता दे, मैं उनको वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, उनकी लिंक मिल जाएगी, है ना। वैसे नहीं मिलेगी आपको। सेकेंड थिंग, मैं आपको बार बार एक ही कह रहा हूं कि मैत्री संधि करने वाला भरतपुर, सहायक संधि वाला कोटा, पूरक संधि करने वाला सहायक संधि करने वाला करौली, और पूरक संधि करने वाला कोटा था। और अंतिम रियासत कौन सी थी जो संधि की, जिसने संपन्न की? सिरोही थी। और सिरोही के कौन थे शासक? शिव सिंह के द्वारा, है ना। अब मुझे ये बताओ, टैक्स फ्री मतलब इन 4 रियासतों 5 रियासतों को ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश कंपनी ने टैक्स फ्री रखा गया, कोई खिराज नहीं देनी पड़ती थी। जैसे अपन जो शब्द पूरी के है वो है खिराज, जैसे पूछा जाएगा तो खिराज से मुक्त किन रियासतों को रखा गया? तो खिराज से मुक्त रखा गया बीकानेर को, जैसलमेर को, करौली को, किशनगढ़ को और अलवर को, है ना। बीकानेर, जैसलमेर, करौली, किशनगढ़, अलवर, इन रियासतों को एक तरीके से टैक्स फ्री रखा गया, खिराज फ्री रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि ये इनकी संधियां जो भी संपन्न हुई थी वो उसी बेस पर हुई थी, जो संधियां आप मुगलों के साथ या मराठों के साथ करके बैठे हो वही संधियां हमारे साथ कर लो, जो उनको तुम टैक्स देते हो वही टैक्स हमें दे देना। और ये रियासतें ऐसी थी जो मुगलों को या मराठों को भी टैक्स नहीं देती थी, कोई खिराज के रूप में नहीं देती थी, उनके साथ भी इनके अच्छे मैत्री संबंध थे, अच्छी संधियां थी, तो इनको भी अंग्रेजों ने इनसे मुक्त रखा गया। ये अपन जब अपन देखें तो एक और मोटा मोटा ये संधियां संपन्न हुई, इनमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई संधियां कब कब संपन्न हुई। एक तो एक डेट याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन ये बनता है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के साथ ब्रिटिश कंपनी के द्वारा संधि संपन्न करने वाला कौन था? तो जॉन वॉल्कन था। और अदर रियासतों के साथ संधि संपन्न करने वाला कौन था? चार्ल्स मैटकॉप था, है ना। और ये मैत्री, सहायक, पूरक, अंतिम, है ना, अंतिम संधि करने वाला कौन सी रियासत थी? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मुझे लगता है कि इसके बारे में तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो एक बार, कुछ समझ नहीं आया हो या कुछ। कोमल? नहीं सर।
नहीं, ये मत सोचो कि माना आपने रिवीजन नहीं किया, पर फिर भी अब भी लग रहा हो, उस बात को जाने दो। अभी है जैसे आपको लग रहा हो कि आपने नहीं पढ़ा या रिवीजन नहीं किया या कुछ भी, उसको छोड़ो। तो अभी ऐसा लग रहा तो ये क्या जाल माया आ गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो कुछ भी। या आ गया। पक्का? यस सर। ओके। तो इन संधियां शुरुआत में ये अलग अलग संपन्न हो गई थी। उम्मीद करता हूं कि आप इनकी ज्यादा नहीं तो मुख्य ये 5-6 थी, इनकी डेट को तो याद रख लोगे। भरतपुर, अलवर, करौली, टोंक, कोटा, झालावाड़, सिरोही तक, है ना। सिरोही की सबसे अंत में की थी, तो ये ध्यान रखना 18 सितंबर 1823 को। करौली ने सबसे पहले की 9 नवंबर 1817 को, है ना। ये मुख्य रूप से याद रख लेना। एक भरतपुर की भी सबसे इंपॉर्टेंट, 29 सितंबर 1803 को, है ना, शासक रंजीत सिंह ने संपन्न की, है ना। तो आई होप कि तुम इसको बड़ा सारा याद हो जाएगा, और अपन इसमें ही अब आगे चलेंगे, है ना। अब मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे, संधियों के परिणाम क्या हुए, है ना। तो संधियों के परिणाम क्या रहे, सोनू बताओगे आप? हाँ सर। बताइए। सर जो व्यापार और उद्योग थे वो खत्म हो गए थे, और व्यापार और जो उद्योग खत्म इनकी हो गए थे, आर्थिक स्थिति थी, कमजोर हो गई, और और जो इनकी आर्थिक स्थिति, हाँ, और जो शासक थे ना वो भोग विलास में यानी कि लीन हो गए, ओके, और ईसाई धर्म का है ना जो प्रचार हुआ था। प्रभाव बढ़ा, है ना। तो ये सारे फिर उसके बहुत सारे और भी प्रभाव देखेंगे कि जनता में धीरे धीरे अपन देखेंगे कि क्यों ऐसी चीजें संधि संपन्न तो कर दी गई उस समय मजबूरी में या अपनी व्यवस्था के अनुसार संधियां तो हो गई, लेकिन उनके परिणाम भी और भी भयंकर निकले, है ना। जैसा कि आपने संधियों के बारे में लिखा ही गया है कि वो संधियां कौन कौन सी थी, है ना। एक सानिया कह रही थी, सानिया आप बोल रहे थे कि मुझे नोट्स नहीं मिले। बेटा आप देखना कि मैं सारे नोट्स ग्रुप में शेयर कर चुका हूं, है ना। तो वो आपसे वहां से देख लेना। अब एक लाइन और लिख लीजिए इसमें, बीकानेर, जैसलमेर, करौली, किशनगढ़, अलवर को खिराज से मुक्त रखा गया। बीकानेर, जैसलमेर, करौली, किशनगढ़ और अलवर को खिराज से मुक्त रखा गया। बीकानेर, जैसलमेर, करौली और अलवर को खिराज से मुक्त रखा गया। लिख लिया हो तो बता देना। बीकानेर, जैसलमेर, करौली, किशनगढ़ और अलवर को खिराज से मुक्त रखा गया। उसके बाद लिखो, ये भी लिख लो, मैत्री संधि करने वाला कौन था? भरतपुर। सहायक संधि करने वाला कौन था? करौली। पूरक संधि करने वाला कौन था? कोटा। और अंतिम रियासत कौन थी संधि करने वाली? तो वो कौन थी? वो सिरोही थी। ये पॉइंट में ये लिख लो, ये भी थोड़ा सा सही रहेगा। और जैसा है, जैसे YouTube पे मैं वो सेटिंग कर दूंगा प्राइवेट वाली, जिससे और कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा, जो भी अपन रेगुलर है
वही ज्वाइन करेंगे, बाद में उसको लाइव कर दिया करेंगे, कुछ वीडियो को कुछ को प्राइवेट रहेंगे। लिख लिया क्या? लिख लिया या नहीं लिखा? लिख लिया सर। ओके, है ना। तो ये अपनी बेसिक बेसिक चीजें थी जो अपन ने देखी शुरुआती तौर पर, जो अपनी संधि संपन्न हुई, है ना। अब आगे चलते हैं। हाँ, किसी को कुछ अब भी क्योरी हो इनसे रिलेटेड, सानिया बेटा आप है ना वो पुराना वीडियो देख लेना, तो वो चीजें कवर हो जाएंगी, है ना। नहीं सर, आ गया समझ में। आगे समझ में, हाँ उसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि इतना ही था भाई, मराठे और पंडारियों से परेशान थे, तो अंग्रेजों से राजाओं को राजपूतों को संधियां करनी पड़ी, और उनके पास कोई जैसे जैसे संधियां संपन्न हुई जिसमें ये सारी संधियां हैं, जिसमें जो मुख्य रूप से मैत्री संधि करने वाले भरतपुर, सहायक संधि, करौली, पूरक संधि, कोटा, अंतिम रियासत कौन सी थी संधि करने वाली, सिरोही और खिरात से मुक्त रखी गई। इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के साथ संधि करने वाला कौन था? वो थे जॉन वोल्कन। और अदर के साथ संधि करने वाले कौन थे? वो थे चार्ल्स मैटकॉप ने अदर के साथ संधि संपन्न की थी। उम्मीद करता हूं कि ये नाम भी धीरे धीरे फैमिलियर हो जाएंगे और ये नाम भी याद हो जाएंगे। अब अपन देखेंगे कि शुरुआत में संधियां तो संपन्न हो गई, लेकिन उन संधियों का धीरे धीरे परिणाम भी आगे बढ़ने लगे, उनके रिजल्ट और भी आगे जाकर निकलने लगे। धीरे धीरे अंग्रेज क्या करने लगे कि अपनी पकड़ को रियासतों पर और मजबूत करने का प्रयास करने लगे, और मजबूत करने के प्रयास में वो अपने आगे और भी अलग अलग कदम उठाने लगे। ये कल मैंने लिखे थे, तो उस समय खैर नहीं ली थी, तो कल के लिखे ही हुए थे, मैंने भी नहीं मिटाए फिर। तो धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार राजाओं पर पकड़ अपनी और बढ़ाने लगी, और उसके लिए अलग अलग तरीके निकालने लगी, और उन तरीकों में से अपन जब आगे देखेंगे तो नंबर वाई और देखेंगे, है ना। तो उनमें से जब अपन देखते हैं कि सबसे पहले सरकार ने जो शुरुआत में जो संधियां संपन्न की थी, उनमें यह था कि भाई हम आपकी विदेश नीति को अपने पास रखेंगे, आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और अपनी सेना के बदले आपको बस खाली आपसे थोड़ा सा टैक्स लेंगे, आपकी सुरक्षा के बदले आपसे टैक्स लेंगे। ये संधि संपन्न की थी, पर उन संधियों को धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना दायरा बढ़ाती लगी, और धीरे धीरे अपने राजाओं को कंट्रोल करने लगी, है ना। तो अब अपन देखते हैं राजस्थान में उसी संदर्भ में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब शॉर्ट में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BIC के नाम से, है ना, या ब्रिटिश लिख सकते हो खाली उसी हिसाब से, है ना। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने कि राजस्थान में कंट्रोल करने के लिए AGG का एक पद बनाया। क्या बनाया? AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। सबको पता है
कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वोच्च पद कौन सा था? गवर्नर। कौन सा था? गवर्नर। और जैसे आज वर्तमान अपन कहते हैं कि भारत में सबसे बड़ा पद या सबसे जो ताकतवर पद है वो कौन सा है? नाम के लिए तो अपन कह देंगे कि सबसे बड़ा पद कौन सा है? राष्ट्रपति है ना। और सारी शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। वैसे ही उस समय ऐसा राष्ट्रपति का तो कोई प्रावधान ना था, उस समय ना प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान था, उसमें एक ही था। जैसे मुगल बादशाह सर्वश्रेष्ठ था, उसी तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार भारत में एक गवर्नर नियुक्त करती थी, और गवर्नर सबसे बड़ी पद होता था भारत में। तो उसी गवर्नर के एक एजेंट के रूप में हर रियासत में, जितनी भी रियासतें थी उनमें एक अलग अलग केंद्र बनाए गए, और उसी संदर्भ में राजस्थान के लिए भी एक पद का गठन किया गया है ना। तो अभी आप लिखेंगे राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद। राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल है ना, एजीजी, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? एजीजी है ना। तो राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद कब बनाए? ये बनाया 1832 ईस्वी में, ये पद बना दिया गया राजस्थान में, है ना। जैसे ही अब ये था कि भारत में जो सबसे अधिकारी था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश सत्ता का, वो कौन था? गवर्नर जनरल। और किसी राज्य में जो सबसे अधिकारी था वो कौन बना दिया गया? अब एजीजी। तो राजस्थान में वो सबसे बड़ी कौन थे? एजीजी के रूप में नियुक्ति की गई। जैसे अपन देख सकते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा सत्ता का केंद्र है वो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास में, है ना। और यहाँ पर मुख्यमंत्री के पास में। दूसरे रूप में देखें कि भारत में सबसे जो बड़ा पद है वो कौन है? राष्ट्रपति। और राज्यों में कौन है? राज्यपाल, है ना। तो उसी संदर्भ में प्रधानमंत्री गवर्नर हो गया, और जो मुख्यमंत्री है वो एजीजी हो गया, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, है ना। एजेंट टू गवर्नर जनरल का ये पद बना दिया गया, है ना। तो उसमें कब बनाया गया? 1832 में। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कि रियासतों को थोड़ी पकड़ और मजबूत बनाना, रियासतों को कंट्रोल करना, है ना। जो उनके छोटे छोटे डिसीजन लेते थे, उनके आंतरिक व्यवस्था या बाहरी व्यवस्था, उनका मेन उद्देश्य क्या था? कि भारत की जो सत्ता है उस पर अंतिम शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करना। और उसी प्रयासों में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो उसमें उन्होंने एक कदम ये उठाया कि एजीजी का पद बना दिया गया, और उस पद पर अलग अलग अपने हिसाब से लोगों की वो नियुक्ति करते थे, है ना। वो ये एजीजी क्या करता था? ये क्या करता था? मुख्यतः एजीजी जितनी भी रियासतें थी, रियासतों को नियंत्रण में रखता था। रियासतों को क्या करना है क्या नहीं करना वो निर्देश कौन देने लगा? अब एजीजी देने लगा। मुख्य रूप से जब मुगल सत्ता के अधीन थे तब भी कोई भी रियासत इतनी मजबूर नहीं थी जितना ब्रिटिश कंपनी के साथ में हुई। क्यों हो गई? उसमें मुख्य कारण यह था कि एजीजी आ गया, और एजीजी छोटी छोटी चीजों पर कंट्रोल करने वाला लगा। रियासतों को हर छोटी वो चीज के लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो असली अब राजस्थान का ये बन गया। अब पूरी तरीके से राजा और जितने भी सामंत थे पूरे चंगुल में किसके फंस गए? एजीजी के पद उसमें फंस गए। तो अपन इसमें अगली लाइन लिखेंगे, प्रथम एजीजी कौन थे? प्रथम प्रथम एजीजी बने अब्राहम लॉकेट। ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? तो वो थे अब्राहम लॉकेट, है ना। दूसरा इसी से संदर्भ पूछा जाता है, 1857 की क्रांति के समय कौन थे? 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय कौन थे? वो थे जॉर्ज सेंट पेरिस सॉरी जॉर्ज सेंट पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज सेंट पैट्रिक लॉरेंस।
मैं पूरा नाम इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इस बात को बहुत करीब से देखा है। एक 2018 में एक संगणक का एग्जाम है, तो उसमें क्या किया, एक तो दे दिया पैट्रिक लॉरेंस और एक दे दिया जॉर्ज लॉरेंस। अब लास्ट में जो लॉरेंस लॉरेंस तो सबको याद रह जाता है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था बहुत लोगों के। तो ये पूरा नाम इसलिए मैंने लिखा है कि उनका नाम क्या था, जॉर्ज सेंट पैट्रिक लॉरेंस था। कब, जो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे, है ना। और अंतिम कौन थे, अंतिम एजीजी, जॉन चीफ ब्रुक, जॉन चीफ ब्रुक। है ना। तो राजस्थान में एजीजी आ गए अब, और एजीजी पूरी तरीके से रियासतों को कंट्रोल करने लगे, और रियासतों को यह भी कहा कि वो अपने अपने वकील की नियुक्ति करें जो लगातार एजीजी के संपर्क में रहे, है ना, और वो डायरेक्शन लगातार देते रहे, है ना। तो पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा और बताता हूं इसमें। प्रथम एजीजी थे अब्राहम लॉकेट, और 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज सेंट पैट्रिक लॉरेंस, या ज्यादा नहीं है वो तो, पैट्रिक लॉरेंस तो कम से कम याद रहे। और अंतिम थे जॉन चीफ ब्रुक, जॉन चीफ ब्रुक, जॉर्ज सेंट पैट्रिक लॉरेंस, अब्राहम लॉकेट और जॉन चीफ ब्रुक, है ना। ये इन तीनों के नाम बिल्कुल आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और बार बार पढ़ोगे तो ऐसा मुश्किल नाम नहीं है कि ऐसा लग रहा हो कि उस दिन जैसे कोई कह रहा था कि सर ये सारे ऊट पटांग नाम आ रहे हैं। इतने ज्यादा नाम ऊट पटांग भी नहीं है जो इतनी परेशानी आए, है ना। हो सकते हैं, पर अपन गिने चुने ही नाम आएंगे जिनको अपन याद करना पड़ेगा, तो बाकी सब भारतीय नाम ही आएंगे। 1857 क्रांति शुरू हो जाएगी, उसके बाद फिर गिने चुने अपन नाम उनको याद कर लेंगे, है ना। तो प्रथम कौन थे, अब्राहम लॉकेट, और 1857 क्रांति के समय जॉर्ज सेंट पैट्रिक लॉरेंस, और अंतिम कौन थे, जॉन जॉन चीफ ब्रुक, अंतिम एजीजी थे राजस्थान के, है ना। लिख लिया सबने। नो सर, लिख रहे हैं। है ना, ये समझ आया थोड़ा सा कौन थे एजीजी। सर एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, मैं आपको इसको मिटाकर मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। सर एक बार लिख कर लेना कहते हैं। लिखा नहीं आपने, बोली थी सर, नहीं लिखे अभी। अरे अब्राहम लॉकेट, जॉन जी ब्रुक। वैसे इतने दिनों से क्लास नहीं हो रही तो सबको ऐसा लग रहा होगा अब तो पता नहीं वापस होंगी भी या नहीं होगी, पर अपनी अब रूटीन होंगी और स्पीड से होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि जो लोग अनुपस्थित हैं अभी नहीं आ रहे हैं, हाँ कोमल, एक आपकी प्रॉब्लम समझी मैंने कि आपके एग्जाम है, कब से कब एग्जाम है, तो थोड़ा आप क्लियर करोगे।
4 मार्च से है सर। 4 मार्च से। उससे अच्छा, पहले भी एक कोई पेपर हो सकता है, पर वो एडमिट कार्ड आएगा तब कंफर्म होगा। एडमिट कार्ड आएगा तब कंफर्म होगा हाँ, पर कि वैसे 4 से है। वैसे 4 से। आई अंडरस्टैंड। देखो अभी जैसे हो ना, तो एक तो ये कि आप कुछ टॉपिक्स हैं जो अपन जैसे अब जो कंटिन्यू है उस टॉपिक को पूरा करने की कोशिश करना। पर एक मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ, ये मत सोचो कि पूरा याद रहे। बस इतना 15 मिनट रिवीजन तो कर सकते हो ना क्लास के बाद। ये क्लास जैसे मान लो अब आपने क्लास ले ली है ना, और कल अपनी 6 बजे से क्लास है, तो उससे 15 मिनट पहले आप क्लास ले सकते हो ना। सॉरी, 15 मिनट पहले तो रिवीजन कर सकते हो ना। यस सर। हाँ, बस इतना सही कर लेना है ना। ज्यादा और ऊपर नीचे होगा तो अपन मैनेज करने की कोशिश करेंगे और कुछ ऑप्शन निकालेंगे। खैर, लिख लिया होगा अब तो, यस सर। है ना। देखो अभी अपन उस चीज को भूल जाते हैं, फालतू में फिर से एक बार देखते हैं एजीजी कौन थे, है ना। एजीजी ये मानो कि जैसे उस समय जो सबसे बड़ा पद था वो गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का ये सबसे बड़ा पद था, है ना। तो ये क्या, जैसे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो इस तरीके से इसके बराबर थे एक तरीके से, है ना। सारी सत्ता का केंद्र इनके पास था। सारे डिसीजन कैसे किस रियासत के साथ क्या डिसीजन लेना है, या किसको साथ युद्ध में उलझना है, किसको हराना है, कहाँ पे क्या संधियां करनी है, क्या पूरा डिसीजन कौन लेता था। भारत के संदर्भ में गवर्नर जनरल लेता था, है ना। और उसके बाद राज्यों में किसको स्थापित किया गया, एजी को, है ना। ये जैसे मुख्यमंत्री है, वो कौन हो गया, गवर्नर जनरल, पीएम हो गया। और ये कौन हो गया, एजीजी, मुख्यमंत्री हो गया। सारे डिसीजन, है ना, ये किसके बेस पे लेगा, अब सारी रिपोर्ट ऊपर देगा कौन, एजीजी। जो जी जी ये गवर्नर कहेगा वही एजीजी को करना पड़ेगा, है ना। तो एक तरीके से एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये कोशिश की गई कि अपन धीरे धीरे कैसे इन रियासतों को अपने कंट्रोल में रखें, क्योंकि रियासतों के साथ जो संधि संपन्न की थी वो बहुत हद तक उनको छूट भी देती थी। लेकिन ब्रिटिश कंपनी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जो भी ये देशी रियासतें थी, राजा महाराजा थे, उनको पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। तो उनका पहला और अंतिम ये उद्देश्य था कि रियासतों को अपने नियंत्रण में लेना। किनको, रियासतों को नियंत्रण में लेना। तो इन रियासतों को नियंत्रण में लेने के लिए ही ये एजीजी पद बनाया गया। कौन सा पद बनाया गया, एजीजी। अब और इन रियासतों से कहा गया कि तुम क्या रखो, एक वकील रखो, है ना। प्रत्येक रियासत में क्या होगा, एक वकील होगा। जैसे वर्तमान में मुख्यमंत्री है ना, और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, राज्यपाल, है ना। सारी रिपोर्ट किसको देता है, केंद्र को देता है ना। तो ये वकील के रूप में नियुक्त की गई कि प्रत्येक रियासत में एक वकील होगा जो लगातार किसके संपर्क में रहेगा, एजीजी के संपर्क में रहेगा, है ना। किसके संपर्क में रहेगा, एजीजी के संपर्क में रहेगा। और जो भी घटनाएं, रूटीन की घटनाएं, कोई कार्य करना हो ना करना हो, सीधे इससे पूछेगा कौन, ये वकील है। और फिर किसको बोलेगा, ये रियासतों को। और इसी के अनुसार ये रियासतें कार्य करेंगी, है ना। ये इस तरीके से यूं हो गया। प्रत्येक रियासत में एक वकील होगा जो रूटीन के कार्यों को या कोई भी आप जैसे भी कोई कार्य कर रहे हो उनकी इंफॉर्मेशन किसको देगा, एजीजी को देगा। और उसके निर्देशों का पालन रियासत में भी करवाएगा। जो सारे ये तो क्या, वकील क्या रियासत के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, है ना। अब यहां से कोई भी ऑर्डर आएगा और उस ऑर्डर को पालन किसको करना पड़ेगा, रियासतों को करना पड़ेगा, है ना। ये भी सीधा वकील के माध्यम से चीजें होने लग गई। तो एक तरीके से जो छोटे रियासतें थी उनको कंट्रोल करने के लिए ये एजीजी पद बनाया गया, है ना। इसमें कुछ लिख लो आप, ये तो लिख लिया, मैं कुछ और लिखा देता हूँ इसमें। रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए
प्रभावी नियंत्रण के लिए एजीजी का पद बनाया गया तथा रियासतों को निर्देश दिया गया कि वे अपने वकील की नियुक्ति करें वकील की नियुक्ति करें जो लगातार एजेंट टू गवर्नर जनरल के संपर्क में रहेगा। है ना, रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एजीजी का पद बनाया गया तथा रियासतों को निर्देश दिया गया कि वे अपने पास एक वकील की नियुक्ति करें जो लगातार एजीजी के संपर्क में रहेगा। है ना, एक तरीके से ये बहुत बड़ा काम उन्होंने अपना कर दिया गया था। लिख लिया हो तो बता देना। सोनू समझ आ गया ना? हाँ सर। लिख लिए सर। लिख लो तो बता देना। लिख लिए सर। लिख लिया ना? यस सर। ओके। अब ये पद तो बना दिया गया, ये सारी रिपोर्टें भी, वकील की भी नियुक्ति करवा दी गई सभी रियासतों में। है ना, अब अगला कदम क्या करते हैं? अब धीरे धीरे क्या करते हैं कि ये धीरे धीरे अभी ये सैनिक शक्ति पर खुद की सेना कोई भी यदि ऐसी आपात स्थिति हो तो बाहर से बुलानी पड़ती थी ब्रिटिश कंपनी को। अब वो क्या करने लगे कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनको लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा था, कुछ क्षेत्रों से लगातार अंग्रेजों का विरोध हो रहा था और उन विरोधों को दबाने के लिए धीरे धीरे उन्होंने एक अलग रणनीति अपनाई। है ना, जहां जैसे जैसे छोटे मोटे विद्रोह तो आज भी विरोध तो होते ही हैं छोटी मोटी बातों को लेकर, किसी को बात को लेकर। ऐसे उस समय छोटी मोटे जो कई रियासतें थी वहां पर कई जातियां वो अंग्रेजों को विरोध कर रही थी या उनके जो नियम थी बना रहे थे या वो नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे। जनजातियां थी वो भी विरोध कर रहे थे। तो अलग अलग उनको नियंत्रण करने के लिए अब एक और अगला कदम ब्रिटिश कंपनी उठाती है। और वो कंपनी क्या उठाती है कि पहले तो ये था कि एक अपनी सेना की टुकड़ी रखते थे हर रियासत में छोटी सी, और वो छोटी सी टुकड़ी ही काम कर देती थी, जब जरूरत होती तो बाहर से सेना बुला लेते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि नहीं, अलग अलग जो कुछ रियासतें ऐसी थी उनको टारगेट किया और उनसे कहा कि आपके यहाँ विद्रोह ज्यादा हो रहे हैं, आपके यहाँ
अशांति फैली हुई है और अशांति को कंट्रोल करने के लिए हमें एक अलग से सेना बनानी पड़ेगी, एक अलग से एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक अलग से फौज बनानी पड़ेगी और वो उसको कंट्रोल करेगी। इस तरीके से अलग अलग बटालियन बनानी गई और अलग रियासतों में छोटे 5-6 बटालियन बना दी गई उनको कंट्रोल करने के लिए। और वो बटालियन बना तो दी गई, वो सारा निर्देशों को पालन किसके करेगी? ब्रिटिश कंपनी का। किसके अंडर में रहेगी? ब्रिटिश कंपनी के। लेकिन उसका भुगतान कौन करेगा? वो राजा करेगा। जिस राज्य के लिए, जिस रियासत के लिए वो बटालियन बना दी है, उसका भुगतान कौन करेगा? वो राजा करेगा। जैसे अभी अपन इस हेडिंग डालो, राजपूत राज्यों में सैनिक नियंत्रण स्थापित करना। अगला क्या किया उन्होंने? राजपूत राज्यों में सैनिक नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। सैनिक नियंत्रण स्थापित करना। जैसे अपन देखें, सबसे पहले उन्होंने एक 1835 में शेखावटी ब्रिगेड बनाई। है ना? और उसका जो मुख्यालय बनाया गया वो झुंझुनू में। झुंझुनू मुख्यालय बना दिया। अभी देखते हैं कैसे कार्य करते थे। सपोज करो आज जैसे अलग अलग स्काउट बना दे रखे, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग छोटी छोटी जैसे राजस्थान सरकार है, वो अलग अलग क्षेत्र के लिए कुछ फोर्स बना देती है। जैसे महिलाओं के लिए अलग से स्काउट का गठन कर रखा है ना? तो ऐसे ही उस समय क्या हुआ कि जो छोटी छोटी रियासतें थी जिनमें छोटे छोटे विद्रोह होते रहते थे, है ना? उस समय शेखावाटी एरिया में लगातार जाट विद्रोह हो रहे थे। उनको कहीं अंग्रेजों को ये डर था कि कभी भी ये विद्रोह और बढ़ सकते हैं। तो उन्हीं को जो छोटी और जनजातियां थी वो भी उनसे विद्रोह के डर था। तो उनको नियंत्रण में करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक अलग बटालियन बना दी गई और जिसमें सबसे पहले कौन सी बनाई? शेखावाटी ब्रिगेड, है ना? एक तरीके से बटालियन थी फौज की, थोड़ी सी छोटी सी बटालियन बना दी गई जिसका मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू था, है ना? जिसका खर्चा किसने उठाया? वैसे अपन देखें तो किसके लिए कार्य कर रही थी ये? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, है ना? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देश मानेंगे, उसके सारे नियम फॉलो होंगे, उसी के अनुसार बरतेंगे। लेकिन इसका खर्चा कौन उठेगा? और इसका खर्चा थोप दिया गया जयपुर पर। खर्चा किस पर थोप दिया? जयपुर पर, क्योंकि ये जो शेखावाटी एरिया था वो जयपुर का अधीन आ रहा था उस समय। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक अलग से शेखावाटी ब्रिगेड बनाई और शेखावाटी ब्रिगेड को खर्चा पूरा किस पर थोप दिया गया? जयपुर पर थोप दिया गया, है ना? और जनरली ये पूछा जाता है तो भाई 18 शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था? तो उसका मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू में उसका मुख्यालय था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? दूसरा लिखो, अब जितने भी है तो जिस राज्य के लिए बनाएंगे, जिस रियासत के लिए बनाएगी, उसका खर्चा तो वही रियासत उठाएगी, है ना? तो और काम किसके लिए करेगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, है ना? दूसरी जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन, और जैसा कि इसका मुख्यालय कहां रखा गया? जोधपुर में। जोधपुर लीजियन ये कहां रखा गया मुख्यालय? जोधपुर में। एक बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन। मेरवाड़ा बटालियन, और इसका मुख्यालय रखा गया अजमेर में। मेरवाड़ा बटालियन, है ना? और एक बनाएगी मेवाड़ भीलखोर।
अलग से थोड़ा सा रुक जाओ, ये लिखो जी। मेवाड़, भीलकोर, है ना, ये बहुमत क्षेत्र में इसका रखा गया उदयपुर। मेवाड़, भीलकोर, तो ये अलग अलग कुछ अलग अलग बटालियन बना दी गई अलग अलग रियासतों के लिए, जिनको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ी सी आसानी रहे, है ना। शेखावाटी ब्रिगेड झुंझुनू में, जोधपुर लीजियन जोधपुर में होगी, और मेरवाड़ा बटालियन अजमेर में, और मेवाड़ भीलकोर बहुमठ उदयपुर में। आज भी जब राजस्थान पुलिस का तुम यदि ऐसा फॉर्म भरोगे ना, तो इनके अलग अलग ऑप्शन आएंगे कि तुम कौन किसको वरीयता दे रहे हो, है ना। तो ये अलग अलग, जैसे मेवाड़ भी कोर बटालियन आज भी काम करती है, मेरवाड़ा बटालियन आज भी काम करती है, शेखावाटी ब्रिगेडियर ब्रिगेड ये भी आज भी काम करती है। तो इस तरीके से अलग अलग बटालियन बनाई दी गई, जिनका खर्चा उन राज्यों पर थोप दिया गया, जिससे उन राज्यों की आर्थिक स्थिति में और थोड़ी सी नुकसान तो पहुंच नहीं था। वैसे नुकसान का क्या करें, ये तो आर्थिक स्थिति तो राज शासक पर डिपेंड करती थी, क्योंकि वो इतना ज्यादा तो खुद ही खर्च करता था, खुद ही इतना अयास होता था, जितनी एक आध सेना क्या दो चार सेना रख लो। हाँ, सानिया समझ आ गया बेटा? यस सर। है ना, और लिख लिया हो तो बता देना। लिख लिए सर। लिख लिया। राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था उस समय, कोई बताएगा? बताया क्या सोनू? नहीं सर। ओके, ये भी लिख लीजिए थोड़ा सा। जब एजीजी का पद बनाया गया तो उन्होंने उसी समय उसे एक अलग पूरा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसका मुख्यालय पूरा जो एजीजी रहेगा। जैसे अब राजस्थान की इस समय राजधानी कौन है? जयपुर। तो उस समय जो एजीजी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया एजीजी के लिए, और उसी का मुख्यालय को भी वही रखा गया, है ना। तो अपन लिखेंगे अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश का गठन। और रियासतें कौन कौन सी बनाई थी? उम्मीद करता हूं कि अन्नू शर्मा जुड़ी हुई हैं, और अन्नू जी बताएंगे आप। जो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा नई रियासतों का गठन किया गया वो कौन सी थी? ये तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया,
कौन? अजमेर मेरवाड़ा। लेकिन रियासतें और बनाई गई थी। मुझे लगता है अन्नू बोलने में शर्म आती है या फिर बोलने से डर लगता है? मैं तो कुछ कहता भी नहीं आप लोगों से। सोनू है क्या? अन्नू नहीं है? है सर। तो क्या आप अन्नू आवाज नहीं सुन रहे हो मेरी? खैर, रियासत बनाई गई वो थी टोंक और झालावाड़, है ना। एक तो केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, वो था अजमेर मेरवाड़ा, और जो रियासत बनाई गई वो टोंक और झालावाड़ा, सॉरी झालावाड़। ठीक है, लिख लो इसे भी। वो धीरे धीरे अलग अलग चीजें करेंगे, अलग अलग कार्य करेंगे, उनको पहले लिखेंगे, उनको समझेंगे, और उनका फिर बाद में कंक्लूजन निकल के ही 1857 क्रांति जन्म लेगी, है ना। रियासतें कौन कौन सी? टोंक और झालावाड़, और अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। सोनू लिख लिया? यस सर। ओके। ये तो पता होगा तुझे कि टोंक और झालावाड़ रियासतें बनाई थी अलग। सोनू, नहीं सर, नहीं पता। चल नहीं नहीं पता। पता। अब तो चल गया ना? नहीं। अब भी नहीं हाँ। चला? नहीं, चल गया अब तो पता। ओके, अब चल गया, ठीक है। तो है ना, इसी प्रयास में थोड़ा सा एक प्रयास ब्रिटिश कंपनी का और था। उस समय क्या था कि जो नई नई स्कूल, थोड़ी सी कॉलेज या अध्ययन के लिए खुल रहे थे, और उनको एक डर था। उनकी जो पहला प्रयास था वो था कि शासक वर्ग भारत के आम वर्ग से संपर्क में नहीं आए। वो इस कड़ी को तोड़ना चाहते थे कि जो नॉर्मल लोग हैं वो शासक वर्ग से बिल्कुल अलग रहे, उनके कनेक्शन ना बन पाए, उनके मध्य संबंध स्थापित ना हो पाए। तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया, जो भी राजपूत थे या जो भी सामंत थे और जितने भी राजा महाराजा थे, उनके बच्चों के लिए एक अलग शासक शिक्षण व्यवस्था, है ना। जैसे अपन कह देते हैं ना, एक वर्ग विशेष के लिए कोई कॉलेज खोल दिया जाए, तो जितने भी राजा महाराजा थे उनके लिए, उनके बच्चों के लिए एक अलग शिक्षण व्यवस्था की स्थापना की गई। अलग अलग जगह, अलग अलग जगह छोटे मोटे केंद्र खोले गए, और उनमें बस राजा के बेटे या सामंत के बेटे को पढ़ने की इजाजत थी, है ना। तो एक तरीके से उन्होंने शासक वर्ग के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था की। इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था कि जो आम जनता है उसका शासक वर्ग से कैसे कनेक्शन तोड़ा जाए। भाई जब वो शिक्षा देंगे तो वो अपने अनुसार शिक्षा देंगे, उनके माइंड में क्या भरेंगे उनके लोग जानेंगे। ब्रिटिश कंपनी अपने अनुसार सिलेबस बनाएगी, अपने अनुसार। भाई आज कोई भी सरकार आती है, थोड़ी बहुत चेंज करती है, क्यों करती है? वो अपने हिसाब से लोगों को बताना चाहती है चीजों को। तो वैसे ही जब अलग शासन शिक्षण व्यवस्था की स्थापना होगी तो वो किसके लिए काम करेगी? अंग्रेजों के लिए। उनके अनुसार सोच रखेगी। वो अपनी सोच को, जो ब्रिटिश की जो सोच थी, उसको वो शासक वर्ग में बैठाना चाहते थे। जो और आम लोग थे उनके साथ उस कनेक्शन को कैसे तोड़ा जाए, है ना। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जितने भी राजा महाराजा और जितने भी सामंत थे उनके बच्चों के लिए एक अलग तरीके से शिक्षण व्यवस्था की शुरुआत की, है ना। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, शासक वर्ग के लिए, शासक वर्ग के लिए अलग शिक्षण व्यवस्था की स्थापना। अलग शिक्षण व्यवस्था की स्थापना, सॉरी, अलग शिक्षण व्यवस्था, है ना, अलग शिक्षण व्यवस्था की। अलग अलग जगह स्कूल खोले गए, और उनमें किनको अनुमति थी? जो भी राजा या सामंत है उनके जो बच्चे वही उसमें पढ़ सकते थे, है ना। तो वैसे ही जयपुर में नॉवेल्स स्कूल, जयपुर में नॉवेल्स स्कूल,
है ना। जोधपुर में एल्गिन राजपूत स्कूल। बीकानेर में वाल्टर नोबल्स स्कूल। बीकानेर में वाल्टर नोबल्स स्कूल। जयपुर में नोबल, जोधपुर में एल्गिन राजपूत स्कूल और बीकानेर में भी वाल्टर नोबल्स स्कूल की स्थापना की गई। लिख लिया? यस सर। है ना। और एक लाइन और इसमें लिख लीजिए। राजस्थान में शासक व सामंतों के पुत्रों को पृथक शिक्षण व्यवस्था का सुझाव कर्नल वाल्टर ने दिया था। ये सुझाव किसने दिया था? कर्नल वाल्टर ने दिया था। इसके पीछे मेन उद्देश्य यही था कि भाई जो शासक वर्ग है वो आम लोगों से उनकी कनेक्टिविटी कट जाए। हम्म। 1864 में ईस्वी में ब्यावर में लिथोप्रेस की स्थापना। किसकी स्थापना? लिथोप्रेस। जिसमें धार्मिक ग्रंथों व पाठ्यपुस्तकों धार्मिक ग्रंथों व पाठ्यपुस्तकों की छपाई की जाती थी।
है ना, धार्मिक ग्रंथों। आपको याद यही रखना है, लिथोप्रिस की स्थापना कब हुई थी? 1864 ईस्वी में, और ये कहां पर है? ब्यावर में स्थित है। नमक समझौता। नमक समझौता 1869 ईस्वी में। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था उस समय का, कि बहुत तरीके से जो ये समझौते किए गए, इनसे बहुत ज्यादा प्रभाव जनता की आर्थिक स्थिति पर पड़ा। ये लिख लिया? ओके। देखो, नमक समझौता क्या था ये बताता हूं मैं। ये 1869 ईस्वी में हुआ, और मुख्य रूप से जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था। सॉरी, जयपुर और जोधपुर के साथ किया था किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि उस समय बस नमक से उनको 4 लाख टैक्स मिलते थे, है ना। 4 लाख टैक्स मिलता था किसको? ब्रिटेन को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किससे? नमक से, है ना। और ये नमक किसका था? मुख्य सावर लेक का, है ना। अब जो ब्रिटेन में जो नमक बनता था, वो एक लिवरपूल नामक कंपनी थी, और उस लिवरपूल कंपनी के जो नमक था वो पड़ता था महंगा, है ना। अब उनको डबल मार झेलनी पड़ रही थी। एक तो क्या है कि उनकी जो खुद की कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं बिक रहा था। दूसरा कि ओनली 4 लाख इससे अर्निंग हो रही थी उनको। तो ब्रिटिश कंपनी ने दिमाग लगाया, या AG0 ने सबने दिमाग लगाया, क्यों नहीं इनके साथ एक समझौता किया जाए। और उस समझौते के पीछे ये उद्देश्य था कि 4 लाख को बढ़ाकर 40 लाख करना है। किसको? ये जो 4 लाख टैक्स प्राप्त हो रहा है ना, इसको अपने अंडर में ले लेना पूरा। नमक समझौता अपने अंडर में लेना कि कोई भी जो नमक बनाएगा करेगा उसका हमको भुगतान करना पड़ेगा। और इस तरीके से जो अपन को ये याद रखने वाली बात है उसमें यही रखना है कि कब संपन्न हुआ? 1869 में हुआ। किस किस के साथ किया था ये? जयपुर और जोधपुर के यार साथ ये समझौता संपन्न किया था। इससे जो राजस्थान के नमक जो बहुत क्वालिटी के और बहुत अच्छे नमक जो बन रहे थे सस्ती कीमतों पर, जैसे ये समझौता संपन्न हुआ, पूरी तरीके से जो एक बड़े रोजगार जिनको मिल रहा था वो अनएम्प्लॉयमेंट की चपेट में आ गए, और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव रहे थे नमक समझौते के। नमक समझौते के ये था, एक तो बिना ब्रिटिश कंपनी के इजाजत के कोई भी नमक का प्रोडक्शन नहीं कर सकता था। अब यदि कोई किसी को भी नमक बनाना है तो उसकी इजाजत किससे लेनी पड़ेगी? ब्रिटिश कंपनी से लेनी पड़ेगी, और उसके बहुत हैवी टैक्सेस लगा दिए गए, जिससे जो नमक था वो कम बनने लग गया, और उल्टा लिवरपूल जो कंपनी थी, जो इसका नमक महंगा पड़ रहा था, अब कंपटीशन में लिवरपूल कंपनी ने अपना मार्केट में उतार दी, तो ये सक्सेस हो गई। तो ये एक नमक समझौता भी एक बहुत ही नेगेटिव, जिससे बहुत बड़ी जनता को, जैसे आप देखते हो बाड़मेर में भी नमक का प्रोडक्शन होता है, सावर लेक से बोल अलग अलग जगह जो जितना प्रोडक्शन होता है उन सबके साथ, नागौर में होता है, सबके साथ समझौता कर लिए। और उससे एक बहुत बड़ा जो एक वर्ग था, वो इस वर्ग बातों से बहुत नाराज हुआ था, जिसका अपन आगे परिणाम
अंग्रेजों को देखने को मिलेंगे, है ना। तो क्योंकि वर्ग एक नाराज होता है तो मान तो लेता है, वो मजबूरी में दब जाता है, लेकिन उसके परिणाम वो वर्ग जब उसको मौका लगता है तो पलटवार जरूर करता है ना। तो ये नमक समझौता एक नेगेटिव छवि बनाई जनता में, शासक वर्ग के लिए भी और ब्रिटिश कंपनी के लिए भी। तो एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी ये भी रहा था। तो ये अपन ने जैसे बहुत सारी चीजें की, मुझे उम्मीद करता हूँ कि सबको थोड़ी बहुत समझ आई होंगी, और इनको तुम फिर से एक बार रिवीजन करोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। किसी को कुछ यहाँ तक डाउट हो तो कोई पूछ सकता है। हाँ, किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। कोमल? नो सर। नहीं, धीरे आवाज आई, ये नो सर बताओ, कुछ तो डाउट है? नो सर। अच्छा, और अन्नू तो बोलेगी नहीं, उसने तो कसम खा रखी है, राइट है ना?